Okay, so we will start numerical analysis lecture number 1. In this lecture, we will answer because this is an introductory lecture. तो हम लोग दो चीजों को आंसर करेंगे. पहली चीज है why do we need numerical analysis? इसकी जरूरत क्यों है, हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है. और सेकंड है what do we do in numerical analysis? एक्चुअली करते क्या है. जैसे रियल में हम क्या करते हैं, रियल नंबर सिस्टम एनालाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर बनने वाले फंक्शंस को एनालाइज करते हैं, उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करते हैं, सेम चीज कॉम्प्लेक्स प्लेन पे करते हैं. इस सेट को पहले स्टडी करते हैं, फिर इस पे बनने वाले फंक्शंस को, और फिर उन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करते हैं. तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या दुनिया में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एनालिटिकल तरीका है, तो आप पूछेंगे व्हाट डू वी मीन बाय एनालिटिकल तरीका या एनालिटिकल वे. सो एनालिटिकल मेथड्स, फर्स्ट थिंग व्हिच देयर एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है, वर्सेस न्यूमेरिकल मेथड्स. अब इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है. देखिए, जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. ठीक है, प्राइमरीली जो तरीका थ्योरेटिकली हमें पहले से बुक्स में अवेलेबल है या सबसे पहले इजाद किया गया, उसको हमने कहा एनालिटिकल मेथड. ठीक है, जो थ्योरेटिकली हमें मिला, चाहे वो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का हो, डिफरेंशिएशन सॉल्व करने का हो. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x at x equal to 1, you can easily find, and your answer is 1 by x at x equals to 1 and which is equal to 1. but ऐसा हो सकता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो, ठीक है, जिनका डेरिवेटिव आप किसी पॉइंट पर, अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं तो आप निकाल नहीं पाए. मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड. यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है. अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है. ओके, ओके. अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कैन यू फाइंड द रूट्स ऑफ e to the power sin x plus x log x plus 1, roots of this function, or yes, fx equals to this, can you find out the roots of this? आपका आंसर होगा difficult. You will not say no, but there is no analytical method to solve or to find out the roots of these kind of functions. अगर इतने complicated function दे दिए जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ e to the power log of sin x plus tan x plus ऐसे 4-5 functions को merge करके x square equals to 2, can you find the solutions? Find the solutions of this. ठीक है, so can you find the solutions? Answer is it's quite difficult. फिर क्या करें, अगर ये difficult है तो क्या करें. यानी कि जो हमें एनालिटिकल मेथड सिखाया जाता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर करते हैं. ठीक है, और हम इसको रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेम चीज हम इसमें नहीं कर पा रहे हैं. तो हम क्या करें, देन we look for another branch of mathematics which is known as numerical analysis. and ये numerical method जो है वो numerical analysis में ही आते हैं. ठीक है, तो numerical analysis basically कब आता है, अगर कोई पूछे आपसे कि कब numerical analysis आता है, देखिए, जब कोई analytical method, ठीक है, so याद रखिए, when an analytical method fails to answer, ठीक है, fails to answer certain problem, ठीक है, certain problem, or I must say when an analytical method fails to address certain problem, then numerical methods come into the picture. ठीक है भाई, जब भी कभी, चाहे किसी चीज में हो, डेरिवेटिव निकालने में हो, इंटीग्रेशन निकालने में हो, जैसे मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड आउट
1 to 100 e to the power log x, ठीक है, into tan x square plus sin of e to the power cosec x dx। now आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, बाउंडेड डोमेन है, इट हैज टू बी इंटीग्रेबल, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व इट। देयर इज नो एनालिटिकल मेथड इन व्हिच वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इजीली, है ना। बहुत सारी चीजों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, उनसे कर ले जाते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे सारे मेथड फेल हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, देन वी कम टू न्यूमेरिकल मेथड्स, यानी कि ये कब आता है, ये तब आता है जब आपके यूजुअल एनालिटिकल मेथड जो है वो फेल हो जाते हैं, या फिर आपको बहुत टीडियस लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है उनको डील करना, तब हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं। तो ये एक बेसिक आउटलाइन है जिसको आपको जानना चाहिए। जैसे कोई आपसे पूछे तो ये तो बात हो गई कि व्हाई डू वी नीड न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब व्हाट डू वी डू इन न्यूमेरिकल एनालिसिस? सो पहली चीज, वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन, algebraic और ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, इक्वेशन अप टू सर्टेन एक्यूरेसी। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज दैट whenever we wish to find a root for an arbitrary equation, तो होता क्या है कि क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है दैट यू मे गेट एग्जैक्ट रूट, जो एग्जैक्ट रूट आपको एनालिटिकल मेथड से मिलता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट रूट आपको मिल जाए, ठीक है। जरूरी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिल पाता है। तो हम उस रूट को, जो हमारा एग्जैक्ट रूट है, ठीक है, उसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं कि अगर हमारा रूट, अगर मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड है वो हमें हमारे एग्जैक्ट रूट के थोड़ा सा पास भी लेके जा सकता है, इफ वी कैन अप्रोच arbitrary close to our exact root, then we are done, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए एनालिटिक न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, अगर हम दुनिया की सारी चीजें जो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं उनको हम अगर न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इवन इन एनालिटिकल मेथड्स? आप समझ रहे हैं, जब हमारे एनालिटिकल मेथड फेल हो जाते हैं तब हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स आते हैं। तो आम कोई भी बच्चा होगा जो मैथमेटिक्स को पहली बार देख रहा है कि किसी भी सब, वो बोलेगा कि देन व्हाई डू वी नीड दिस? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन एनालिटिकल मेथड्स, कि भाई जब इनसे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होना, जब सारे के सारे प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हो जाएंगे तो हम इसका क्या करें? लेट अस नॉट रीड इट, लेट अस डायरेक्टली जंप टू न्यूमेरिकल मेथड्स। हम बच्चों को 10th में सिखाते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बजाय हम ये सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड से कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फाइंडिंग रूट्स एंड अदर थिंग्स। तो देखिए ये भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जब हम किसी न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो फाइंडिंग रूट्स हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, फाइंडिंग सूटेबल कर्व्स हो, और सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, इवन आप जानते होंगे, या मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ओडीई के लिए जो मेथड्स हैं वो तो हैं ही, जब आप एमएससी मैथमेटिक्स में देखेंगे तो पीडीई सॉल्व करने के भी न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं। और आज की डेट में बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है कि लगभग सारी चीजों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके न्यूमेरिकल मेथड्स को तलाशा जाए। क्यों? क्योंकि आजकल के रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें एनालिटिकल मेथड कभी काम ही नहीं करते, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि इंटीग्रेशन, आप किसी मैथमेटिकल या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो एंड यू कम अप विद इंटीग्रल x स्क्वायर dx, ये कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे भाई, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो आउटकम आता है that has to be complicated, that will be complicated, there is no doubt। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जब यहाँ बन के आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद, या फिर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जरूरी नहीं है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाए, चाहे वो ओडीई हो या आपने जो अभी पढ़ी रिसेंटली पीडीई हो, ठीक है, उनके अगर उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनते हैं। हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व होता है उससे, हम लोग लिस्ट करेंगे उनको, उन चीजों को जो हम पढ़ने वाले हैं।
तो फिर अगर हम एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें एनालिटिकल मेथड्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, थ्योरेटिकली जो बेस्ड मेथड्स हैं, बैकअप मेथड्स हैं, उनको देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं तब हम न्यूमेरिकल मेथड से भी अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि न्यूमेरिकल मेथड से हमेशा एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलता है। अप्रोक्सीमेट मतलब ये रहा आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन, इसके आसपास का एक सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन विल बी समवेयर हियर। अब आप कहोगे सर दुनिया में इतने सारे मेथड हैं, ठीक है, इतने सारे मेथड हैं, किसी एक एग्जैक्ट, चाहे वो एग्जैक्ट रूट हो, ठीक है, अगर मैं रूट निकालने की बात करूं तो एग्जैक्ट रूट हो गया, अगर मैं ax = b सिस्टम को सॉल्व करने की बात करूं तो वो क्या हो गया? सिस्टम का सोल्यूशन हो गया। तो जो भी है मैं इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन का नाम ले, ठीक है। तो आप कौन से मेथड को चुनेंगे? आप पूछेंगे सर इतने सारे मेथड्स हैं, जैसे फाइंडिंग रूट्स, रूट फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड है? बाइसेक्शन हो गया, रेगुलर फाल्सी हो गया, सीकेंट मेथड है, आपका न्यूटन रैप्सन मेथड है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड हैं, तो इनमें से कौन सा चुना जाए? ठीक है, तो देखिए दो चीजें हैं उसके पीछे, दो रीजन है। पहला ये है कि जिस मतलब पहली चीज ये है कि कन्वर्जेंस बेटर होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब आप अब रियल एनालिसिस हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझ रहे होंगे। कन्वर्जेंस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंस बेटर होना चाहिए, बेटर इन द सेंस आसपास, ऐसा ना हो कि हम किसी मेथड को सॉल्व करें, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है 2 और हमारे पास आ गया कितना? -1, और हम खुश है कि भाई हमने सोल्यूशन निकाल लिया, तो बहुत गंदा रिजल्ट है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। और यहीं से निकल के आता है टॉलरेंस, वो भी हम आगे सीखेंगे, अभी बताऊंगा। तो प्रॉब्लम क्या है? पहला चीज क्या है? बेटर होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या है? फास्टर होना चाहिए। यानी मेथड कौन सा चुना जाए जो बेटर अप्रोक्सीमेशन दे, विच हैज टू बी क्लोज टू रियल, या फिर सॉरी रियल नहीं, जो टर्मिनोलॉजी में लेके चल रहे हैं वही चलेंगे, क्लोज टू एग्जैक्ट सोल्यूशन, ठीक है। एंड फास्टर, फास्टर का मतलब क्या है? रैपिडली गोज टू सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाले मेथड्स कहाँ से लाए जाए भाई? यही पूरा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितने भी रिसर्च चल रहे हैं वो या तो एग्जिस्टिंग मेथड के कन्वर्जेंस को फास्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आपको बेटर कन्वर्जेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब ये तो अब मैं अगर इसको मिटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल सीख रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम रूट फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं रूट, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा पर्पस है, वो सर्व होता है, वो ये है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कि आप किसी भी इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइंडिंग रूट्स, इनमें बहुत सारे मेथड होते हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे मेथड है, इसलिए मैं अभी ऐसे कि जस्ट मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, दूसरा है वी कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ax = b टाइप का सिस्टम हो, चाहे होमोजेनियस हो या नॉन होमोजेनियस हो, ठीक है। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सो बोथ homogeneous and non, ठीक है। So we can solve both homogeneous and as well as non-homogeneous system of equations. Third, और क्या कर सकते हैं sir? Can we find the derivative? Can we find the derivative? Yes, we can find the derivatives also. So we can find derivative, यानी कि we can do differentiation as well as integration numerically, yeah? तो ये सारा किस में आ रहा है? न्यूमेरिकल मेथड्स में आ रहा है भाई, याद रखिए। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये सारा आ रहा है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? आपका काम है फ्रेम बनाना, ये आप हैं, ठीक है। आपका काम है कि आप पहले ये बनाइए कि न्यूमेरिकल में आप पढ़ते क्या हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल होता क्या है
या कोई भी सब्जेक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, जब तक आप ऐसे कैटेगराइज नहीं करेंगे यू मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कुछ भी पढ़ो हमेशा कैटेगराइज करो। तो सॉल्विंग सिस्टम, ओके दैट इज गुड। देन और क्या कर सकते हैं, यस डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। इनके मेथड्स भी आपको कुछ कुछ पता होंगे। कौन से मेथड्स हैं, कौन से मेथड है भाई बताइए, कोई कोई नाम बताइए इंटीग्रेशन का। मेरी आवाज आ रही है? बड़े कौन सा? बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, पिकार्ड्स, बाई पार्ट्स। अरे न्यूमेरिकल मेथड्स की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल मेथड्स। कुछ एमएससी बीएससी में याद है आपको कि कौन से न्यूमेरिकल मेथड इंटीग्रेशन के लिए होते थे? ठीक है, तो नहीं याद है तो इसके लिए भी कुछ तरीके थे, इसके लिए भी कुछ मेथड थे, इसके लिए भी मेथड थे, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। चौथा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, आप लोगों का लेवल बहुत डाउन है। डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। फिर वी कैन सॉल्व differential equations। तो क्या हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम बताएंगे कैसे करना है आपको। याद रखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस बोथ ओडी एज वेल एज पीडी दोनों सॉल्व होती है, पर आपके फिलहाल सिलेबस में जो है वो ओडीई है, पीडी आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तीन मेथड है, हम देखेंगे। आरकेएम मेथड सुना है, पिकार्ड्स मेथड सुना है, वो सब किसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो ये कुछ मेन चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है, जिनको हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, इनको सॉल्व करने के। तो कोई आपसे सबसे पहले तो देखिए ये जान लीजिए, कोई आपसे पूछे कि भाई रेगुलर फाल्सी मेथड है या फिर न्यूटन रैप्सन मेथड है, वो क्या करता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए न्यूटन रैप्सन नाम की मशीन करती क्या है। देन हाउ विल यू आंसर, आप कहिए कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो कहाँ है, वो इसमें से है, न्यूटन रैप्सन एनआरएफ मेथड, ठीक है। क्या करता है, ऑब्वियसली फिर अब क्या बताओ, बड़ा आसान हो गया बताना, क्या करता है, इनपुट्स फाइंड करता है। तो आप ये मशीन, आप कहते हैं कि भाई एक काम करिए, हमने जो कुछ पहले पढ़ा है फैक्टर मेथड जो 10th में पढ़ाए जाते हैं, उनसे सॉल्व नहीं हो सकता क्या? तो आप उनको आंसर करेंगे कि देखिए कई बार कुछ इस तरह के सिस्टम बन के आते हैं जिनसे जिनके फैक्टर्स या ये कहें जिनके रूट्स निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एनालिटिकल मेथड से, ठीक है। तो कई बार आपसे दो तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के एडवांटेज क्या है, और दूसरा पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से सम अप कर दूं, एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, क्या है भाई एडवांटेज? एडवांटेज ये है कि वी कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, व्हाट इज डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये है कि इट नेवर गिव्स एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या देता है, ऑलवेज गिव्स अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल बड़ी आम भाषा में अगर मैं आपको बड़ी एलिमेंट्री लैंग्वेज में समझाऊं, तो मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 4 ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसका रूट निकालना है। तो अगर मैं आपसे कहूं रूट इज 2, x इक्वल टू 2 एक रूट है, हो सकता है किसी xy न्यूमेरिकल मेथड से, ठीक है, आप इसका रूट निकाल के ले आए 1.7, किसी दूसरे मेथड से 1.8, तीसरे मेथड से 1.9, ठीक है, फिर आप इंप्रूव करते चले जाइए 1.99 and 1.999 and so on. That means you are inching towards the exact root, but
यू विल नेवर गेट एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब बताइए आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, क्या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला। ऑब्वियसली कोई भी किसी से भी पूछेंगे, he will or she will prefer this method, जो ये वाला सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो क्या ये सारे मेथड बेकार है? अरे नहीं भाई, हर मेथड का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो पढ़ते समय ये ध्यान रखिए कि कौन सा मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, ठीक है, कि जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, ठीक है, फोरफादर्स, हमने टेक्नोलॉजी आज बनाई है, हमने मोबाइल फोन आज बनाया है। ठीक है, लेट अस से कि इन द ईयर 2001, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल फोन आ गया, ये आ गया हमारे पास मोबाइल फोन। तो इससे पहले की जनरेशन जो भी रही होगी, क्या वो यूजलेस थी? व्हाट डू यू थिंक, क्या वो यूजलेस थी? नेवर। क्यों? क्योंकि कोई भी, जब भी कोई चीज इवॉल्व होती है तो वो एक प्रोसेस से इवॉल्व होती है। इट्स नेवर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हर इंसान थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, चाहे हम, अगर हम देखें जो आदि मानव था, बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने हमें सिखाया या कि माचिस कैसे बनानी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैच बॉक्स। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने दो पत्थरों को घिसा नहीं होता और उससे आग नहीं निकाली होती, ठीक है, तो हमें कभी पता नहीं चलता कि फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा होती है। इस कॉन्सेप्ट का ही तो इस्तेमाल करके हम आगे बढ़े। इसलिए इन मेथड्स के भी उतने ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जितने वो हैं, क्योंकि हर मेथड कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, अब एक बार बन गया, अब धीरे धीरे उसके आगे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ते चले जा रहे हैं। वी कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंस, है ना, फास्टर, या फिर मैं कहूँ कि बेटर, तो वो क्या है वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर क्लियर हुआ है तो मुझे बताइए, जस्ट से यस और नो फटाफट। क्लियर हुई? रेज योर हैंड। ओके ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पीछे की स्लाइड में ये देख लिया कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। दूसरा, सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो भी सॉल्व कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल मेथड से। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, और आपका इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज के बाद हमेशा याद रखिए कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स जनरेट किए जाते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स आपके अलग अलग तरह के होते हैं और उनके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे एक छोटी सी बात मैं अभी कर दूं, आपने सुना होगा, क्योंकि सब आप एमएससी बीएससी पढ़ रहे हैं, एक बच्चा मानसी को छोड़ के आप सब लोग पढ़ रहे हैं। एक मेथड है आरकेएम, रंगकुर्ता मेथड। ठीक है, कितने लोगों ने नाम सुना है? आरकेएम मेथड का नाम सुना? नाम सुना होगा, अब आपको जानने की जरूरत नहीं है। यस सर। आपने ये भी सुना होगा कि आरकेएम मेथड ऑफ ऑर्डर 2, आरकेएम मेथड ऑफ ऑर्डर 4, आरकेएम मेथड ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, बहुत सारे लोग एमएससी तक जनरली इतना पढ़ते हैं, आरकेएम मेथड ऑफ ऑर्डर। पर फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू दैट लेटेस्ट ऑर्डर इज 24। अगर आप गूगल करेंगे, और शायद इससे बेटर भी हो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये मैंने देखा है, आरकेएम ऑफ ऑर्डर 24। इनका मतलब क्या है? देखो, पहले ना सब्जेक्ट का इसेंस होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट का फील नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ के भी कुछ खास फायदा नहीं रख पाएंगे। आरकेएम रंगकुर्ता मेथड किस काम आता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आरकेएम किस काम आता है। तो ये काम आता है सॉल्विंग, किस काम आता है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओडी सॉल्व करने के काम आता है। ठीक है, ओडी सॉल्व करने का काम आता है। तो सर ये क्या है? ये 2, 4, 6, 24, और आपने बड़ा जोर दे के कहा कि भाई 24 का मेथड आ गया है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो बढ़ रहे हैं 2, 4, 6, 24, इसका मतलब है ये नंबर हमें कुछ सिखा रहे हैं, और ये लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब ये इम्प्रूव हो रहा है ना। देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन ईच एंड एवरी मेथड। वो क्या है इम्प्रूवमेंट और उसका सेंस क्या है, वो समझ लीजिएगा। तो देखो, उससे पहले आपको समझना होगा कि एरर क्या है। एरर क्या है?
अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है, एनालिटिकल मेथड मतलब जो यूजुअल हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड्स अभी तक हुआ करते थे, वो लगाने पर आपको किस तरह का सोल्यूशन मिलता है? एग्जैक्ट सोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है, जब ये फेल हो जाता है या सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल मेथड लगाते हैं किसी चीज को सॉल्व करने का। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड। तो न्यूमेरिकल मेथड जो है वो हमें क्या देता है? अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। क्या देता है? अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ये अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है। सपोज एग्जैक्ट सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट सोल्यूशन है 2, और आपने किसी मेथड कोई अच्छा सा मेथड लिया और उसमें से आ गया 1.87। ठीक है, तो इसका मतलब आप एग्जैक्ट सोल्यूशन से कितनी दूर खड़े हैं? कैन यू टेल मी कितनी दूर खड़े हैं? 0.13 है कि नहीं? यस और नो? फटाफट बताइए। यस सर। तो अगर आप इतनी दूर खड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंस है एग्जैक्ट सोल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। तो बेसिकली एरर होती क्या है? एरर इज मैग्नीट्यूड of the difference between exact solution and approximate solution। मोटा मोटा हिसाब यही है, मोटे मोटे तौर पर एरर यही होती है। तो अब आपके लिए भी बड़ा ये जानना या ये टिक करना आसान होगा कि बेटर मेथड कौन होगा। बेटर मेथड implies lower the error, a method which lowers the error, and a method which lowers the error is actually better method, है कि नहीं भाई? यस और नो? भाई जिसमें कम एरर आ रहा है, अगर मैंने कहा इसमें जो है ये आ गया 1.9, तो अब बताइए ये डिफरेंस कितना हो गया? तो नाउ दिस डिफरेंस इज 0.10। तो ऑब्वियसली किसी को भी पूछेंगे वो क्या बताएगा? दिस इज बेटर मेथड। अब बेटर मेथड को जानने के लिए एक टर्मिनोलॉजी इंक्लूड करी गई, वो है ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ऑफ एनी मेथड। तो वो होता क्या है? देखो उसको देखो। हर मेथड में, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है? एक पैरामीटर होता है। वो पैरामीटर आपका ये जो नोड पॉइंट्स हैं x0 x1 जिनके वैल्यू आप रखते हैं। देखिए जब आप एनालिटिकल मेथड लगाते हैं f of x = log x स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं? x belongs to r, और आप पूरे डोमेन को एक साथ लेके चलते हैं, ये हो गया आपका r। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है? ठीक है, x belongs to सपोज 0 1। तो न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है? ये रहा 0 1, पार्टीशन पढ़ा है ना आपने सर? पहले वो पार्टीशन कर लिए और हर x पे एनालाइज किया जाता है कि भाई इस पे क्या बिहेवियर है, इस पे क्या बिहेवियर है। तो अब पार्टीशन में जो नॉर्म होती है, ठीक है, ये जो नॉर्म, ये जो डिफरेंस है, ये एक पैरामीटर हो सकता है मेथड में, ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो अब इस पैरामीटर को बढ़ाने पर, यानी n की, सपोज पैरामीटर n है, n की वैल्यू को बढ़ाने पर, ठीक है, इफ वी इंक्रीज, यहाँ पे लिखूं इफ वी इंक्रीज value of our parameter, the error must decrease। क्यों? एक बात बताइए, अगर आप आपके पैरामीटर को, जो मेथड में आपने पैरामीटर इस्तेमाल किया है, अगर आप, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, अगर आपने जो मेथड में पैरामीटर इस्तेमाल किया है उसको अगर आप बढ़ा रहे हैं, यानी n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रीमान को याद करिए, ठीक है, और एरर कम नहीं हो रही है, मतलब आप रियल अप्रोक्सीमेशन की जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है यहाँ पर, ये इसके पास नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपका मेथड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम उनकी बात तो नहीं कर रहे जो मेथड ठीक से काम नहीं करते, हम उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं जो मेथड ठीक से काम कर रहे हैं, यानी कि एरर डिक्रीज होना चाहिए। तो एरर मस्ट डिक्रीज, ठीक है, एरर मस्ट डिक्रीज।
अब ये जो डिक्रीज है, ये जो डिके है, ठीक है, ये जो डिक्रीज है, इसके रेट को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन, और इसको ऑर्डर को इसी को कहते हैं रेट, ठीक है, इसी को कहते हैं रेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ये सब एक ही बात है। तो इसी डिक्रीज को, ये रेट, वो रेट, ठीक है, जिस रेट से ये डिक्रीज होती है एरर, है ना, उस रेट को कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने h की वैल्यू को 1 बढ़ाया और आपकी एरर क्या हो गई, 1 कम हो गई। आपने h की वैल्यू को 2 टाइम्स किया और आपकी एरर क्या हो गई, हाफ हो गई। आपने h की वैल्यू को 3 टाइम्स किया और आपकी एरर क्या हो गई, 1/3 हो गई। इसका मतलब आपका रेट क्या है, लीनियर है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लीनियर, यानी कि 1। इसी को कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। लीनियर कैसे, मतलब लीनियरली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दे आर लीनियरली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1 यूनिट बढ़ाया और एरर हमारी 1 ही यूनिट बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कम हो रही है, सॉरी ये रिवर्स साइन होना चाहिए, ठीक है, और एरर हमारी 1 ही यूनिट कम हो रही है। फिर आपने इसको 2 यूनिट किया और एरर हमारी इस बार क्या हो गई, डिक्रीज्ड बाय 1/4। फिर आपने h को 3 टाइम्स किया और हमारी एरर क्या हो गई, नाउ 1/9। आप सीधी सी बात, शायद मेरा इशारा भी समझ रहे होंगे, दैट यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, आप बताइए, क्या हो गया, स्क्वायर हो रहा है ना, 2, ये 1/4 हो गया, 3, ये 1/9 हो गया, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गई, 2। इज दिस क्लियर? लीनियर कैसा है, तो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होगा ना, समझे नहीं, लीनियर प्रोपोर्शनल, यहाँ डायरेक्टली और इनवर्सली की बात ही नहीं है, यहाँ बात है लीनियर और क्वाड्रेटिक की। यहाँ पर डायरेक्टली और इनवर्सली ओके सर, है ना, यहाँ पर बात है कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या फिर क्या, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर क्या ऐसे भी मेथड हैं जिनमें, अच्छा एक बात बताइए, अब आप बताइए इनमें से कौन सा मेथड बेटर है, ये वाला बेटर है ना, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेप साइज हमने 1 यूनिट से बढ़ाया, 2 यूनिट, मतलब अगर स्टेप साइज हमने 2 से डिक्रीज किया तो एरर हमारी 1/4 आ गई। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा हुआ इस मेथड की तुलना में, है ना। सो दिस मेथड इज बेटर एंड ऑफ कोर्स थ्योरेटिकली आल्सो रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज 2। अब आप कहोगे सर अगर रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसी मेथड का 3 हो तब तो और अच्छा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल अच्छा है ना, बड़ी अच्छी बात है अगर रेट ऑफ कन्वर्जेंस 3 हो। तो आप पूछेंगे कि सर क्या रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये एक ही बात है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं पूरा स्पेशल लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन पे बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये आपके लिए है, आप इसको आराम से समझिए कि भाई इसेंस क्या है। तो ऑर्डर कहूँ या मैं रेट कहूँ, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनी मेथड। तो क्वेश्चन ये है, क्या हमेशा ये मेथड जो है, यानी कि ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, क्या ये हमेशा एक नेचुरल नंबर रहता है, ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एरर और आपकी पैरामीटर में, ये क्या है, ये पैरामीटर ही है, ये पैरामीटर है, ये एरर और पैरामीटर में यही रिश्ता हो कि 1 यूनिट से इधर डिक्रीज किया तो ये, या 2 यूनिट से किया तो ये हाफ हो गया, या फिर उसका स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉट नेसेसरली, सॉरी नॉट नेसेसरली। तो आप पूछेंगे सर ऐसे भी मेथड है जिनका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक फ्रैक्शन है, तो मैं बोलूंगा यस। सेकंड मेथड का सबने नाम सुना होगा, हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड मेथड का नाम सुना होगा, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1.68, ठीक है, इसका 1.68। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि रिलेशन आए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को बोलते हैं,
ये आपका कैसे निकल के आता है? तो देखिए ये मेथड को में एनालिटिकली मतलब थियोरेटिकली प्रूव किया जाता है किसी मेथड का ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कितने ऑर्डर से कन्वर्ज कर रहा है ये हम थियोरेटिकली ही जान पाते हैं। तो जिन लोगों ने एमएससी में न्यूमेरिकल एनालिसिस को ढंग से पढ़ा है या फिर जो पढ़ना चाहते हैं तो वो एम के जैन का एक बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, एम के जैन, जैन एंड एंगर मत ले लेना भाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एम के जैन की कोर न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक आती है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं न्यूमेरिकल में वो जरूर पढ़ें। आगे जाके अगर आपको रिसर्च एरिया मिले तो 100% पहले इस बुक को पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आप ताकि इसे समझ में, बहुत अच्छा बुक है ये, समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहूं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1/h⁻k, नहीं, ये जो k है यही तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हो गया है ना। कितने ऑर्डर के साथ एरर डिक्रीज हो रहा है, यही तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हुआ। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, ये इनफॉर्मल है, द एक्सपोनेंट इन डिग्री, exponent by which the error decreases। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। ये ऑर्डर, और कई बार ये शब्द इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैंने कहा आपको जानकारी दी जाए कि क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो देखो, एक तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं, एनालिटिकल मेथड 2 था, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल मेथड लगाते हैं तो देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, पर क्या है थोड़ा एरर भी आ जाता है, तो वो भी आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब आप मेथड न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपको एरर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, इसको कहते हैं एरर टॉलरेंस। स्पेलिंग देखे रहे ना, मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं। एरर टॉलरेंस। अब एरर टॉलरेंस क्या है? मान लीजिए आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है क्या, x इक्वल टू 2। इस एग्जैक्ट सॉल्यूशन से या 4, मान लीजिए एक मेथड है, ठीक है, वो आपको देता है 3, एक मेथड है वो आपको देता है 3.1, ठीक है, एक मेथड है वो आपको देता है इधर, यहाँ पर लेट अस से 3. अच्छा इधर से आ रहा है ना, सो 4.1 देता है, और एक मेथड है जो 4.2 देता है। अभी अगर मैं सवाल पूछूं तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें टाई हो रहा है, ये दो मेथड, तो फिर हम कैसे चूज करें कि ये मेथड यूज करें या ये मेथड यूज करें? तो मैं कहूंगा कि ये जल्दबाजी है, इसको जरा फिर से समझ लीजिए। ये मेथड जो आपको 3 सॉल्यूशन दे रहा है, ये कोई पैरामीटर इस्तेमाल कर रहा हो, लेटेस्ट से वही अपना रीमान से समझ लो, n इस्तेमाल कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, इसलिए क्योंकि आप उससे फेमिलियर हैं इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया। ये भी कोई पैरामीटर वही n नंबर ऑफ पार्टीशन इस्तेमाल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। मान लीजिए ये जो उसने 3 दिया है ना, ये 5 पार्टीशंस में दे दिया, और ये आपका 6 पार्टीशन में, या फिर मैं कहूँ 8 पार्टीशंस में आया, ये जो है आपका वो आपका 7 पार्टीशंस में आया, और ये आपका जो है वो 2 पार्टीशन में आया। अब आप मुझे बताइए कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? यस, एनी ऑफ यू, बताओ भाई कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? फटाफट बताओ बेटा। सर जिसमें पार्टीशन कम है। ओके, तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आपका, अब ये सारे बच्चे बोलते नहीं है, अदरवाइज बहुत अच्छा क्लास हो सकता है। ये सारे बच्चे बोलते होते तो वो अलग अलग अपनी राय रखते। कोई कहता कि सर आई विल गो विद पैरामीटर नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स मींस नंबर ऑफ पार्टीशंस, आई विल गो विद दिस मेथड। कोई कहता सर मुझे ना ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज ये 4 से 4.2 मैं इतना एरर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मैं इतना एरर टॉलरेट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मच एरर। ठीक है, तो अब होता क्या,
इसका मतलब यू हैव टू डिसाइड हाउ मच एरर यू कैन टॉलरेट एंड दिस इज योर एप्सिलॉन। याद है आपको fn(x - fx) लेस देन एप्सिलॉन। इसीलिए कहते हैं ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो आपका विजन थोड़ा सा ब्रॉड होता है और आपको चीजें और ज्यादा क्लियर, आप इसको याद करोगे है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा क्या था, ये था मेरा एरर टॉलरेंस, कितनी एरर मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। तो मैं साफ जब रीएनालिसिस पढ़ते थे तो हम कहते थे ना इससे ज्यादा बड़ा एरर मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। anything greater than 1 is not tolerable. Anything greater than 1 is not, ठीक है भाई। तो अगर आपका टॉलरेंस 0.2 का है तब ये मेथड आपके लिए बेस्ट है। क्यों? लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ। अगर आपका टॉलरेंस, so if एरर टॉलरेंस, क्योंकि ये शब्द जब आप पढ़ते हैं ना खुद से, देखो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ खुद से पढ़ने के लिए, अगर आप मुझ पे डिपेंड हो जाए यू विल नेवर गेट सेलेक्टेड। ठीक है, आप खुद से पढ़िए, चीजों को समझिए, नोट्स बनाइए, उसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो अगर आप एरर टॉलरेंस नामक शब्द आपके उसमें आए, आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। इफ योर एरर टॉलरेंस इज 0.2 देन मेथड 4 इज बेस्ट, है ना। इसको मैंने 4 नाम दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, तो मेथड 4 इज बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एरर टॉलरेंस आपका 0.1 है तो भैया फिर बताओ, फिर तो आपका ये चाहे 2 इटरेशन में आ रहा हो या एक में ही आ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट दिस 0.2। आपको इससे ज्यादा आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, 0.1 ही चाहिए बस। इसका मतलब आपका एरर टॉलरेंस छोटा है तो मतलब आप ऑब्वियसली आपको ज्यादा इटरेशन लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आप बहुत क्लोज जा रहे हैं। तो यानी कि आपके लिए कौन सा मेथड अच्छा है? देन 2 और 3 में टाई हो रहा है, 2 और 3 में टाई है, लेकिन इसमें कम इटरेशन लग रहे हैं, सो विल गो विद मेथड 3 इज 3। ठीक है, अभी मैंने किसी मेथड का नाम नहीं लिया है, पर मुझे लगता है कि आपको चीजें क्लियर हो गई। बताओ, क्लियर है? जी सर। ठीक है, टेलर्स पॉलिनोमियल, या मैं बोलूं टेलर सीरीज, टेलर सीरीज। अब इनमें से कुछ भी अगर आप चूज करें, फर्क क्या है मैंने रियल एनालिसिस में आपको बता रखा है, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज, ये आपको है ना। लेकिन जब आप कुछ टर्म्स को मतलब इन द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप उसको कुछ टर्म्स तक ही रखना चाहते हैं, तब आप उसको कहीं ना कहीं से कट कर देते हैं इस पूरी सीरीज को, और वो आपका किसी जहां से कट होता है, सपोज nth ऑर्डर से कट हुआ, तो वो आपका n डिग्री टेलर्स पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जब कोई फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होता है तो अब उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। लेकिन अगर कोई n टाइम्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जाके रुक जाएगा, फिर बाकी की चीजों में, यानी कि फिर बाकी जो बचता है वो क्या होता है? एरर टर्म। क्या होता है? एरर टर्म। तो अब आप मुझे बताइए, इतनी चीजें आपने समझ ली है, हम ऐसे ही तो लिखते हैं fx इक्वल टू, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो, सपोज e टू द पावर log x, माय फेवरेट। इस फंक्शन को आप देखें कितने बार डिफरेंशिएबल है, डोमेन में क्या है सब देख लीजिए, और इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख दीजिए। अगर ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है तो कहीं नहीं रुकेगा, कोई एरर नहीं, धड़ाधड़ चले आ रहे हैं। पर अगर मान लीजिए इनफाइनाइट सीरीज आपने लिख भी दी, सो क्या कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर पाएंगे? मैं आपसे कहूँ फाइंड आउट द वैल्यू, सपोज आपने लिख दिया e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख दिया 1 plus x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 plus x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। मैंने कहा भाई एक काम करो, just give me the value of 1.2. So what will you do? You will plug these values into this formula, x equals to 1.2, and you will get certain value. But are you going to get some value? No, because this is an infinite series. You have to truncate. No sir. You have to truncate at some point. और जहां पर आप truncate करेंगे तो ये बाकी का जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा भाई? वो जाएगा एरर के पास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर। इस चीज का ये सारी टर्मिनोलॉजी आज मैं आपको सिखा दूंगा, ट्रंकेशन एरर। तो कहीं ट्रंकेशन एरर है मतलब आपने कहीं सीरीज जो है वो अबे यार, कहीं आपने पूरी सीरीज जो है वो ट्रंकेट की है। ट्रंकेट करना मतलब कट ऑफ कर देना, ठीक है।
ट्रंकेट की है, तो उस वजह से जो बाकी बचा पार्ट था अच्छा खासा, वो सब कुछ सब किसमें चला गया, एरर में चला गया। क्योंकि आप कह रहे हो बस इतने तो काउंट कर लो, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम बोल देंगे कि इतना है, इससे थोड़े आसपास ही है। ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको याद आया होगा ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, ये टेलर्स पॉलिनोमियल में जो एरर टर्म हुआ करता था Rn, वो एक लैग्रेंजेस के फॉर्म में था, लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर जिसको कहा करते थे, एक कॉचीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था, आई थिंक पियानोस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी था। ठीक है, तो ये जो 2-3 फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हुआ करते थे, लेट अस से Rn1, सॉरी इससे तो ये हो जाएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात आ रही है। अगर जो बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि जो मैंने मिस्टेक की, समझ लीजिए वो जरूर न्यूमेरिकल एनालिसिस को समझ रहे हैं। अब ये 3 एरर है। हमेशा हम सोचा करते थे बीएससी एमएससी में कि भाई ये 3 एरर देने का मतलब क्या है। देखो बेटा, इनका मतलब होता है, कंपटीशन करोगे ना किसी एन के लिए, किसी फिक्स एन के लिए जब कंपटीशन करोगे, यू विल गेट 3 डिफरेंट वैल्यूज, सपोज 1.2, 1.1, 1.01। कौन सा मेथड सेलेक्ट करोगे, ये वाला, यानी कि कौन सा रिमाइंडर सेलेक्ट करोगे, ये वाला। समझ पा रहे? तो भाई लेग्रेंजे के बाद कॉची पागल नहीं थे जिन्होंने एक रिमाइंडर फंक्शन, रिमाइंडर टर्म का एक्सप्रेशन दिया, है ना? क्यों दिया था उन्होंने? ऑब्वियसली चीजों को बेटर किया होगा उन्होंने, है ना? ऑब्वियसली रिड्यूस किया होगा, तभी तो उनका जो नया एरर टर्म था वो एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी के अंदर। समझ रहे हैं? तो अगर आप चीजों को, आप एरर को रिड्यूस कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेथड बेटर कहा जाता है। और कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो, जैसे अब आ जाइए वापस आरके मेथड्स पे, कहा था, ये है भाई। अब आप समझ गए होंगे, ये जो 4 ऑर्डर 4 का आया, इसका मतलब देखिए, सबसे पहले ये नहीं है कि ये 4th ऑर्डर कन्वर्जेंस है, नहीं। इनका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो है वो बेटर कन्वर्जेंस देते चले जा रहे हैं लगातार। ठीक है, लगातार बेटर कन्वर्जेंस देते चले जा रहे हैं और ये इंप्रूव होता चला जा रहा है। और अच्छी बात है, जितना ऑर्डर इंप्रूव हो जाए उतना अच्छा मेथड है। क्योंकि हमारे आपके लिए तो एक क्वेश्चन है, पर मान लीजिए वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, ठीक है, कोई वैक्सीन रिलीज करनी है, मतलब उसको सर्टिफिकेट देना, यस नो, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी चीज, कोई भी डेटा निकालना है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उनके पास डेटा है, इंटरप्रेट करने के लिए उन्होंने कोई मेथड लगाया। तो जिस मेथड में बढ़िया चीजें इंटरप्रेट होके आ रही हैं, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी प्रेफर्ड, बिकॉज अगर आपको डेटा अच्छा मिलेगा, सोसाइटी को डेटा अच्छा मिलेगा, तो रियल इंफॉर्मेशन कन्वे होगी और आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज, हर कंट्री अपने हिसाब से उसके डेटा के हिसाब से पॉलिसी बना सकता है। तो जब बात इनके लेवल पे आती है, ठीक है, यूएन के लेवल पे आती है, तब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, एरर जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, एरर कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास किस पे होने वाला है वो देख लीजिए। ये हो गया आपका बेसिक। आज जो कुछ हमने पढ़ा ये एसेंस है, बेसिक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में होता क्या है, क्या चीजें होती हैं। तो कल से हम जो क्लास शुरू करेंगे वो सबसे पहले पार्ट को टैकल करेंगे। पहला पार्ट क्या है? फाइंडिंग रूट्स। ठीक है, फाइंडिंग रूट्स। इसके लिए हमारे पास कुछ बड़े फेमस मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। दूसरा है आपका इटरेशन मेथड या इटरेशन स्कीम भी बोलते हैं इसको, इटरेशन मेथड या स्कीम। देखो भाई, न्यूमेरिकल एनालिसिस में मेथड और स्कीम ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। कभी कोई भी टर्म इस्तेमाल करे तो कंफ्यूज मत होइए। दूसरा क्या है? सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन राफसन मेथड। और लास्ट क्या है? सीकेंट मेथड। कौन सा मेथड अच्छा है, क्या है, कई बार तुलना नहीं की जाती, ठीक है। जैसे गुलाब का फूल और कमल का फूल या कोई भी चीज, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, बाबर आजम, कई बार कंपैरिजन करना भी बेवकूफी होती है। इसका मतलब आपको उसका मतलब ही नहीं पता अगर आप तुलना कर रहे हैं। और आज 90% लोग कंपैरिजन करने लगते हैं हर चीज में। कंपैरिजन, हर चीज कंपेरेबल नहीं है ना। मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि टोपोलॉजी,
कंपैटिबल टोपोलॉजी, ठीक है, कंपेरेबल। जब एक टोपोलॉजी दूसरे में या फिर दूसरी टोपोलॉजी पहले में कंटेन होती है तभी वो कंपेरेबल होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इसका मतलब रैंडमली कभी ऐसे लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी कैसे कुछ भी कंपेयर मत करो। तो इन सब टॉपिक, इन मेथड्स को हम अच्छे से सीखेंगे, किसका क्या है, कौन सा मेथड कब डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इनके ड्रॉबैक्स क्या है, इनके काम क्या है। तो काम तो देखो फिक्स है, क्या, बाइंडिंग रूल्स न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।